सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो जो हमारा आज लाइव सेशन है भाई, जो हमारा लाइव तो नहीं है, सेशन जो है मेरे प्यारे से बच्चों के प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए होने वाला है, जिसमें आज मैं आपको 5 और 4 मार्कर्स, जिसमें आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, अपना स्कोरिंग अच्छा कर सकते हो जिन क्वेश्चन से, आज मैं वो आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। साथ साथ में आपको एक ऐसा प्यारा सा सरप्राइज भी देने वाली हूँ जो आप सुन करके थोड़ा सा खुश भी हो जाओगे। तो भाई चलो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। और वो सरप्राइज मैं आपको दे देती हूँ एमवी सैट की मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज लाइव नाउ। रजिस्टर कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए मेरे पास और एक अच्छी सी न्यूज है कि 9th और 10th चैनल पे आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए हम आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स 27 to 2 दिसंबर से डेली ही कोई ना कोई ऐसा मास्टर टीचर 8:30 PM पे लाइव क्विज लेकर के आने वाला है, जिसमें हम जो है आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 15 मिनट्स की क्विज होगी, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें प्रीवियस ईयर के, जो आपको क्विज लाइव खेलनी पड़ेगी। और अगर आप और कोई हमारे सेशन को बड़ी ही प्यार से झांक रहा है तो वैसे सर रिकॉर्डेड सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है तो आपके लिए ये सरप्राइज ऐसा है कि आप अगर वो क्विज ज्वाइन करोगे, लाइव क्विज होगी, वो क्विज ज्वाइन करोगे और अगर आपने उसमें टॉप किया तो टॉप 3 जो होंगे स्टूडेंट्स, उनको प्राइज जीतने का मौका मिल सकता है 2000 रुपीज। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। उसके लिए ये है कि भाई प्राइजेस जो हैं 2000 रुपए मिलेंगे आपको, साथ साथ में आपके फेवरेट मास्टर टीचर से मिलने का मौका भी मिलेगा। अगर आप बैंगलोर से हो तो आप हम सबसे यहाँ ऑफिस में मिलने आ सकते हो, अगर आप नहीं भी हो तो आप हम जूम मीटिंग से आपके उन विनर्स से आपसे मीटअप करेंगे। और साथ साथ में आप ये सेशन लाइव भी हो सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर आपका ये रहेगा कि मैंडेटरी थिंग ये है कि आपको एमवी सैट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और ये टेस्ट वहां जा करके देना भी पड़ेगा। ये आपका मैंडेटरी डिस्क्लेमर है, जिसका लिंक जो है एमवी सैट का मैंने ऑलरेडी ही कमेंट सेक्शन में पिन करवा रखा है। तो आप जल्दी से जाइए, उसके लिए रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के लिए भी आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है भाई, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपके भले के लिए आपको बताया जा रहा है भाई। तो जल्दी से जाओ, रजिस्टर करो और 2000 जीतने का मौका भी पाओ, साथ साथ में 100% स्कॉलरशिप भी आप जीत सकते हो। तो इतना अच्छा मौका तो मुझे लगता है आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफलाइन टेस्ट डेट्स हैं आपकी 2nd, 3rd, 9th एंड 10th दिसंबर। ये सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं जहां पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो। और ये सारे उसके डिस्क्लेमर्स है कि आपको 5 डेज का फुल्ली पेड इसरो जाने का मौका मिल सकता है, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम 100% शॉर्ट स्कॉलरशिप मिल सकती है, और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं। और रजिस्ट्रेशन बता दूं तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक नहीं करनी है, आपको उल्टा पैसे मिल रहे हैं। वो क्विज खेलने के साथ साथ आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ और खुद को रजिस्टर कर लो। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको मेरे डे टू डे सेशंस के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मुझे पर्सनल फॉलो आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और ये आपकी मैम का अपना शॉर्ट्स का चैनल है, जिसमें ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स उन्होंने जस्ट 60 सेकेंड्स में रिवाइज करवाए हुए हैं। तो जस्ट चेक देम आउट। आपका रिविजन प्री बोर्ड्स का बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलो तो थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं हम प्री बोर्ड्स के लिए कि स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। एग्जैक्टली भाई, अभी मैम के साथ एकदम वर्क हार्ड कर लो और प्री बोर्ड्स में फोड़ लो। एक बार प्री बोर्ड्स में अगर फोड़ लिया तो आई एम गारंटीड कि आप बोर्ड्स में तो 100% फोड़ करके आने वाले हो। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो हम 5 और 4 मार्कर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने 5 मार्कर्स के 5 क्वेश्चंस रखे हैं। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस। एंड अगेन आपके जो 4 मार्कर्स के क्वेश्चन होंगे, और 4 मार्कर्स के जो क्वेश्चन हैं आपके, अगेन वो आपके कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस है। तो इन टोटल वी आर डिस्कसिंग 10 क्वेश्चंस इन दिस सेशन। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच करना, ताकि आपको अपने प्री बोर्ड्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पे आकर
करके सिर्फ और सिर्फ एक सक्सेसफुल बनने का मंत्र है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन एंड हियर इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द फ्रंट व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड लेबल एनी 6 पार्ट्स। Okay, and also mention the function of valves present in between the chambers of the heart। तो अगर मैं valves की बात करूं, अगर मैं आपके वॉल्व्स की बात करूं तो दे डू व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, दे प्रिवेंट दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या प्रिवेंट करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? जैसे कि आर्टरीज में से निकल करके ब्लड अगर वेंट्रिकल्स में जा रहा है तो वेंट्रिकल्स में से बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड आपका एट्रिया के अंदर ना चला जाए। यही रीजन से उनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम डायग्राम बनाए तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हो। बस ऐसा फ्लावर की तरह है, आपको ये देखो इसकी तरह शेप बनाना होगा आपको, है ना। और ये आपका रहेगा, यहाँ पे वॉल्स रहती हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां से आपकी क्या निकल रही है? एट्रिया। तो अगेन हम यहां पे बना लेते हैं, यहां से एट्रिया निकाल लेते हैं। ये आपकी हो गई यहां से। थोड़ा मैं रफली बना रही हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देना। मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरीके से आप डायग्राम ये ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और यहां से आपकी देखो निकल रही है क्या? ये निकल रही थी एओर्टा, और यहां से निकल रही है आपकी क्या? पल्मोनरी आर्टरी। तो अगेन यहां से निकाल लो क्या? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, दिख रही है? कोई चीज मिस आउट तो नहीं हुई? नहीं हुई। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। हमें 6 पार्ट्स मेंशन करने हैं, 6 पार्ट्स कर लेते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गई पल्मोनरी वेन्स जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में से लेकर के आती हैं यहाँ पे। ये आपकी हो गई एओर्टा, ठीक है। ये हो गई एओर्टा। ये जो मैंने बनाई है ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो आपके राइट वेंट्रिकल्स में से यहां से आया आपका ब्लड, और राइट वेंट्रिकल में से यहां पे एंटर करता है आपका ब्लड, जहां कहां जाता है? ये आपका लंग्स में जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे आया आपका ब्लड, यहां से ये ब्लड गया कहां पे? एओर्टा के अंदर, और ये एओर्टा से पूरा ब्लड जो है आपका पूरी बॉडी में सर्कुलेट आउट हो जाता है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हमने मेंशन अप कर दिए। तो इस तरीके से आप इजी वेरी इजी सा डायग्राम बना सकते हो हार्ट का। तो अगर मैं आपके वॉल्व्स की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूं कि अभी वाले सैंपल पेपर में भी हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप मच एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हार्ट का क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड्स में भी आ जाएगा और बोर्ड्स में भी आ जाएगा, क्योंकि हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर लाइफ प्रोसेस। वॉल्व्स जो होती हैं बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती हैं ब्लड के। ये वॉल्व्स जो होती हैं एक्चुअली फ्लैप होती हैं। फ्लैप मतलब जानते हो ना, बंद ऐसे फ्लैप जो नहीं होती, ढक्कन की तरह होती है, ये फ्लैप की तरह होती हैं जो कि एंड ऑफ द 2 वेंट्रिकल्स में लोकेटेड होती हैं। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, दीज आर द वॉल्व्स ओनली जो कि बैकफ्लो को प्रिवेंट करती हैं। हार्ट के 1 वे होता है इनलेट का कि एक बार इससे अंदर एंटर हो गया ब्लड तो वापस से मूव बैक नहीं हो सकता। बस इतना सा ही आंसर लिखना होगा आपको। अब अगर देखोगे तो 3 मार्क्स आपको इस डायग्राम के मिल जाएंगे और 2 मार्क्स आपको इस आंसर के मिल जाएंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है, अपने इस क्वेश्चन पे मार्क्स अच्छे ला सकते हो। बस आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। चलो
Moving ahead with the next question कि define the terms pollination and fertilization and draw a labeled diagram of pistil showing a pollen tube growth into the ovule and labeled them. अच्छा, तो वन ऑफ माई शॉर्ट जिसमें मैंने 5 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बताया है, रिसेंटली में ही मैंने वो शॉर्ट रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? उनमें भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का जितना ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम भी है। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम उसने कैसे पूछा है कि पिस्टल का डायग्राम पूछा है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी दिख रही हो, ओव्यूल हो और उसमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखानी है जो कि आपके ओव्यूल के अंदर एंटर कर रही होगी। ठीक है, तो अब हम अगर स्टार्ट करें सबसे पहले टर्म से जो कि होता है हमारा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। या तो सेम फ्लावर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, या तो डिफरेंट फ्लावर होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। सिंपल। अब तक तो भाई कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लग रहा होगा, जिसमें बस कुछ नहीं उसने बोला है, पॉलिनेशन के बारे में पूछा है जो हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, या तो सेम फ्लावर होगा या तो डिफरेंट फ्लावर होगा। सेम फ्लावर होगा तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं, डिफरेंट फ्लावर होगा तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब भाई पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद का डायग्राम मैं आपको बना के बताती हूँ जो वो आपसे इसमें पूछ रहा है एक्चुअली। ठीक है, अब मैं छोटा सा मैंने स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी बनाया, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मैंने ओव्यूल बनाया है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। यहाँ 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? दीज आर द सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स के पास में ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एग सेल। ठीक है, फ्लावर का एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं पॉलन ग्रेन लेकर के आऊंगी तो पॉलन ग्रेन से यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनती है जिसको अंदर लेके जाने में हेल्प कौन करता है? ये सिनर्जिड्स करते हैं। ये लास्ट में जो मैंने ये बनाए थे ना, आपका ये जो बनाया है इसको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द सिनर्जिड्स, जो आपके पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन दिखाते हैं कि उसको एग सेल के पास में जाना है। अब इसी पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। कितने मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स 2 मेल गैमीट। ठीक है, ये 2 मेल गैमीट। तो एक मेल गैमीट आपके एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद 1 एग सेल। ठीक है, और ये दोनों फ्यूज होकर के किसकी फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट की। अब बचा हुआ आपका एक पॉलन ग्रेन। मैंने आपको बोला था ना पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, एक और एक। तो एक मेल गैमीट आपके एग सेल के साथ फ्यूज हो गया, एक मेल गैमीट आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। जब एक मेल गैमीट आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म्स। क्या फॉर्मेशन करता है? एंडोस्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है। और ये एंडोस्पर्म का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो जाइगोट, ग्रोइंग जाइगोट होता है प्लांट के अंदर, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक मेल गैमीट ने पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज किया और एक मेल गैमीट आपका एग सेल के साथ फ्यूज हुआ। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो रहे हैं साथ में। तो 2 बार होने की वजह से हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और साथ साथ में इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला? यहाँ पे एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 1 + 2 कितना होता है? 3 मतलब ट्रिपल। तो इसी को ही हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई पॉलिनेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन या ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ देखो ये एंथर है, एंथर से निकल करके ये स्टिग्मा पे गया, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और जब आपके एंथर से निकल करके, एक एंथर से निकल करके दूसरे के स्टिग्मा पे जाता है तो हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते
कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर आपका फ्लावर भी डिफरेंट होता है तब भी हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, अगर आपका प्लांट भी अलग अलग है तब भी हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। जब आपका फ्लावर भी सेम होगा तब, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर पे भी होगा तब भी वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, डिफरेंट प्लांट पे होगा तब भी वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मेरा ये एक रोज का प्लांट है और एक मेरा रोज का प्लांट उधर लोकेटेड है, उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है या पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उनको भी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। या फिर मेरा ये एक रोज का प्लांट है, यहाँ पे रोज लगा हुआ है और एक रोज यहाँ पे लगा हुआ है, तो इन दो डिफरेंट फ्लावर में भी एक प्लांट के ऊपर है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर है, उनमें भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसको भी क्रॉस पॉलिनेशन ही बोलते हैं। और इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम बनाना होगा जिसमें ये 3 सेल को हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, बीच के 2 सेल्स को हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं और लास्ट में आपके सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। Now moving ahead with the next question, with the help of an example, explain how gene control the characteristics or traits. अब भाई उसने ये बोला है कि एक एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपसे ना एक क्रॉस पूछा जाएगा, अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस इजी लगता है तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना लो, और अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छा लगता है कि मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये क्रॉस बना करके अपना दिखा सकते हो कि जो जीन्स ही एक्चुअली होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो सपोज करो अगर मैं टॉल पी प्लांट ले लूं, मैंने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल प्लांट ले लिया। होमोजाइगस टॉल प्लांट का मतलब दोनों ही जीन्स और दोनों ही अलील उसमें क्या होंगे, टॉल होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी होंगे। और एक मैंने होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट ले लिया, कैसा प्लांट ले लिया, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। होमोजाइगस ड्वार्फ का मतलब होता है कि दोनों ही स्मॉल टी होंगे, मतलब दोनों ही कैसे होंगे जीन्स उसके, कैसे होंगे अलील्स, रेसेसिव एलील्स होंगे। कैसे होंगे, रेसेसिव, मतलब रेसेसिव। अब अगर आप इसकी गैमीट फॉर्मेशन करो, इसकी गैमीट फॉर्मेशन करो तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा आपका, यहां से एक गैमीट टी जाएगा क्योंकि 2 गैमीट बनेंगे, दोनों में ही कैपिटल टी रहेगा, इसमें भी 2 गैमीट बनेंगे, दोनों में ही स्मॉल टी रहेगा, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी। अब आप जब इन दोनों को क्रॉस करवाओगे, क्या करवाओगे, इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो क्या फैमिली F1 जनरेशन मिलेगी आपको, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन होती है, इट्स अ F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की। अब देख रहे हो आपका पेरेंट्स में जो कैपिटल टी था वो कैसा ट्रेट था, कैसा जीन था, डोमिनेंट जीन था, मतलब वो अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देता है। भाई मैं अपने आगे तेरी चलने ही नहीं दूंगा, तो उसने अपने आगे इस ड्वार्फ से बच्चे को जीने ही नहीं दिया और उसका जीन तो आगे गया लेकिन वो खुद को बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जैसे आप लोग कभी कभी डर जाते हो क्लास में जा करके और जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो मैम से एक्सप्रेस करना भूल जाते हो, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैम से जरूर एक्सप्रेस किया करो, मैम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आपकी गुन्नू मैम तो आपकी जरूर हेल्प करेंगी, पक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये प्लांट कैसा हो गया, आपका टॉल प्लांट हो जाएगा। आपके दोनों ही जीन इसके अंदर गए, दोनों ही जीन इसके अंदर गए, लेकिन दिखा वही वाला जीन आपका जो कि कैसा था, डोमिनेंट था। इससे हमें पता चलता है कि आपके जीन्स जो हैं, आपके प्रोजनी या जो आपके टुन्नू मुन्नू से बच्चे होंगे, खुद चुन्नू मुन्नू से हो, तुम्हारे जो टुन्नू पुन्नू होंगे, उनका जो दिखने का पार्ट होगा, फिनोटिपिक होगा, वो मोटे होंगे, सॉरी मोटा बोल रही हूँ, मोटा तो कोई ऐसा वो नहीं होता ट्रेट, टॉल होंगे कि या ड्वार्फ होंगे, छोटे होंगे, तो ये जीन जो होगा आपके ऊपर डिपेंड करेगा जो आप अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करोगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ जी, ये जो जीन होते हैं हमारे, यही हमारे ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट को डिसाइड करते हैं। जिस तरीके का जीन ऑफस्प्रिंग में जाएगा उसी तरीके का वो ऑफस्प्रिंग हमारा दिखने लगेगा, ठीक है। तो यही इस तरीके से हमारी जनरेशन हो जाती है। इसी को सेल्फ क्रॉस करवाओगे तो F2 जनरेशन आपकी दिख जाएगी। इसमें लिखना क्या है, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जीन जो होता है डीएनए का पार्ट होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है किसी प्रोटीन को बनाने की। मतलब जो जीन होता है ना, वो आपके अंदर ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, हमने टॉल प्लांट का एग्जाम्पल लिया
तो जीन जो होगा आपके ग्रोथ हार्मोन को इतना ज्यादा सिंथेसाइज करेगा कि आपका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा आपका वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और अगर आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर टॉल वाला जीन ही नहीं होगा, टॉल वाला जो ये जीन है वो होगा ही नहीं उसके अंदर, तो उसकी बॉडी जो है ग्रोथ हार्मोन को कम प्रोड्यूस करेगी। इस तरीके से जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, वो चुन्नू हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए जो ट्रेट्स होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, मतलब जीन जो है आपका, जीन जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला, जब वहां पे डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस खत्म हो रहे हैं ना, तब के पेज का टॉपिक है कि जीन आपके किस तरीके से आपके कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो डोमिनेंट होगा, जो डोमिनेंट जीन होगा वो दिखने लगेगा, जो रेसेसिव जीन होगा वो क्या हो जाता है, छुप जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर वाला, कि नेम वन ऑर्गन ईच वेयर ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन मेन एंड प्लांट्स। मेन और प्लांट्स में हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सिंथेसाइज करता है। अगर मैं आपके प्लांट के ग्रोथ हार्मोन की बात करूं तो प्लांट का ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन में नहीं, ऑक्सिन नहीं होता है, हाँ कह सकते हैं ऑक्सिन होता है, और ये टिप ऑफ रूट और शूट पे प्रोड्यूस होता है। कहां पे, टिप ऑफ रूट एंड शूट पे प्रोड्यूस होता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेंस या ह्यूमंस की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए नंबर वाला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम बी नंबर वाले क्वेश्चन पे, कि लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट। अच्छा, मतलब ये हमारा प्लांट है और इसकी इस तरफ से जो है वो लाइट आ रही है, इस तरफ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, जिसकी वजह से उसकी जो शूट है ना, उसकी जो स्टेम है, शूट है, वो टूवर्ड्स द लाइट, जैसे कि मेरी लाइट इधर से आ रही है तो मेरा जो प्लांट है वो इधर तरफ पे ज्यादा ग्रो करने लगेगा, बेंड हो जाएगा। तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है और इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन होता है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है, और इस टाइप के मूवमेंट को जो लाइट की वजह से होता है उसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। अब देखो होता क्या है इसमें वो बता देती हूँ। सपोज करो मैं एक प्लांट हूं, ठीक है, मैं जादू जैसे प्लांट हूं, खड़ी हो गई हूं खंबे के माफिक। ठीक है, तो अब मेरी लाइट जो है इस साइड से आ रही है। अब जो मेरा ऑक्सिन होगा, जो मेरा ऑक्सिन है मेरे टिप पे प्रेजेंट है, यहाँ पे खोपड़ी पे प्रेजेंट है, ये लाइट को देखते ही इससे दूर भागने लगेगा, लाइट को देखते ही इससे दूर भागने लगेगा। मतलब जिस साइड से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड में चला जाएगा ऑक्सिन। तो मतलब यहाँ पे है ऑक्सिन तो यहाँ आ जाएगा मेरा ऑक्सिन, और यहाँ से वो इतनी ज्यादा सेल डिविजन करेगा, सेल की ग्रोथ करेगा कि मैं धीरे 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 करके ऐसे टुवर्ड्स द लाइट बेंड हो जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से टुवर्ड्स द लाइट बेंड हो जाऊंगी। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑक्सिन जो होता है आपका, जिस जगह पे लाइट आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के वो इतनी सारी सेल डिविजन करता है कि बेचारा आपका जो पौधा है, बेचारी आपकी जो मैम जस्ट लाइक अ पौधा, जस्ट लुकिंग लाइक अ पौधा, वो टूवर्ड्स द लाइट ऐसे बेंड हो जाती हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, इस टाइप के मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, और इसमें जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सिन होता है आपका। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट्स लिखने तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एक प्लांट व्हेन एक्सपोज्ड टू द यूनिडायरेक्शनल लाइट, मतलब मेरे इस साइड से लाइट आ रही है तो जो ऑक्सिन होता है शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, स्टिमुलस मतलब सनलाइट को डिटेक्ट कर लेता है, कि जान लेता है कि इस तरफ से सनलाइट आ रही है। तो क्या करता है, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टू द शेडी साइड ऑफ द रूट, ऑक्सिन यहां से डिफ्यूज होकर के इधर साइड पे चला जाएगा, उसके अपोजिट साइड पे चला जाता है। फिर क्या करता है, दिस ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल, बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफ द सेल करता है वो शेडी साइड पे जहां पे सनलाइट नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से ग्रो मोर होने की वजह से वो इल्यूमिनेटेड साइड पे, मतलब जहां से लाइट आ रही है उस साइड से सब मूव कर जाता है, बेंड हो जाता है। तो दिस ब्रिंग अबाउट बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स द सनलाइट, और ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। और इस टाइप के मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। सिंपल था कि नहीं, इजी, बस यही लिखना होता है।
चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो कि देखो लाइट यहां से आई उसकी, तो ऑक्सीजन ने क्या किया ना, एक जगह से डिफ्यूज होकर के वो दूसरी जगह पे आ गया और यहाँ पे उसने सेल की इलोंगेशन करी, सेल की ग्रोथ करी और जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है ना वो टूवर्ड्स द सनलाइट ऐसे बेंड हो गया। इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं और ये ऑक्सीजन की वजह से होती है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो तो देखते हैं। द ब्रीदिंग साइकिल इज रिदमिक वेयर एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा ठीक है, उसने बोला कि ब्रीदिंग जो है वो एक रिदमिक प्रोसेस होता है, जबकि गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता रहता है और रिदम मतलब एक बार रिदम नीचे जाती है और एक बार रिदम ऊपर जाती है। ड्रॉप ड्रॉप नहीं होता, जिससे हमारा दिल धक धक करता है, धक 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 ऐसे ऐसे करता है, ऐसे 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 करता है। एक बार बंद चालू बंद चालू, जैसे ड्रम होता है, ड्रम कैसे बीट मारते हो तो एक बार ड्रम अंदर जाता है, एक बार ड्रम का बेस ऊपर आता है, अंदर जाता है फिर ऊपर आता है, अंदर जाता है फिर ऊपर आता है, बाहर जाता है। ऐसे ही ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है वो एक रिदमिक प्रोसेस होता है। रिदमिक प्रोसेस कैसे हुआ, आपके लंग्स में आपने सांस ली, ब्रीदिंग करी तो मेरा ये लंग्स जो है, चेस्ट कैविटी ये बाहर की तरफ निकल आई। ठीक है, लेकिन ये तब तक रहती है जब तक मैं सांस अंदर लेती हूँ, और जैसे ही मैंने सांस छोड़ी मेरा जो लंग्स की जो कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी होती है, वो अपने ही नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तो एक बार बढ़ रही है, एक बार कम हो रही है, एक बार बढ़ रही है, एक बार कम हो रही है, एक बार बढ़ रही है, एक बार कम हो रही है। तो इसी को ही हम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोलते हैं। इसी को ही हम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं, जो हमारे हार्ट में भी होता है और कहीं ना कहीं लंग्स में भी ऐसा टाइप का प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, हम कंटिन्यूअसली हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारी एल्वियोलाई के अंदर कुछ बहुत अमाउंट बचा रहता है, ठीक है, हवा का। और हमारे बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं वहां पर भी तो गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर एक टिश्यू लेवल पे, हर एक सेल लेवल पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसीलिए गैसियस एक्सचेंज को हम कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें कोई भी ऐसा रिदमिक बंद चालू जैसा प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसने बोला है, तो ये बोल सकते हो कि ब्रीदिंग साइकिल में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का होता है, जो जिसमें ऑल्टरनेट एक्सपेंशन होता है हमारे किसका, चेस्ट कैविटी का। एक्सपेंशन किसका होता है, चेस्ट कैविटी का। एक बार हमारी चेस्ट कैविटी बाहर आ गई, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन जिसमें एक बार हमारी चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी अंदर चली जाती है, ऐसे मैं लुढ़क जाती हूँ, ऐसे लूंगी तो बाहर आ गई, हवा छोड़ूंगी तो अंदर चली गई मेरी चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो इस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, तो इसीलिए इसके हम रिदमिक प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन गैसियस का जो एक्सचेंज है वो इन बिटवीन द ब्लड भी हो रहा है, ईच और एवरी सेल और टिश्यू में हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से। इसीलिए हम ब्रीदिंग साइकिल को रिदमिक बोलते हैं, जबकि गैसेस के एक्सचेंज को हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? इजी था, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है इसमें। ठीक है, moving ahead with the next question कि what happens if the conducting tubes of the circulatory system develops a leak, state in brief how could be this avoided। सपोज करो ये मेरी एक ब्लड वेसल है, कंडक्टिंग ट्यूब का मतलब होता है ब्लड वेसल हमारी। ये ब्लड वेसल के अंदर सपोज करो यहां से ये टीयर हो गई, यहां से ये ब्लड वेसल टीयर हो गई। अब यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। व्हाट इट कंटेन्स, प्लेटलेट्स। ये तो प्लेटलेट्स जो होती हैं यह यहाँ पे टीयर पे आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। इस तरीके से ये टीयर पे आकर के ऐसे इकट्ठा हो जाती हैं, और जब वो टीयर पे आकर के फटे हुए पे जहां पे ब्लड लीक हो रहा है वहां पे इकट्ठा होकर के वो ज्वाइन हो जाती हैं और ब्लड के लीकेज को बंद कर देती हैं। तो अगर इन केस कभी इन कंडक्टिंग ट्यूब्स में कोई लीक आ जाता है तो प्लेटलेट्स वहां पर इकट्ठा होकर के उस लीक को बंद कर देती हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो पाए। तो हाउ शुड बी अवॉइडेड, यही होता है कि प्लेटलेट्स उसको अवॉइड करने का काम करती हैं। चलो नेक्स्ट पूछा है हाउ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा टेक्स प्लेस। ये तो खतरनाक इजी क्वेश्चन है। अगर मैं ये स्टोमेटा का डायग्राम बनाऊं तो जब स्टोमेटा ओपन होता है, जब आपका स्टोमेटा ओपन होता है
ठीक है, अगर ये स्टोमेटा ओपन है, इनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स। तो जब हमारा स्टोमेटा खुला हुआ होता है तो पानी जो है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर एंटर करते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल के अंदर एंटर करने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके फूल जाता है, मोटा हो जाता है, और उसका वेंट जो होता है इस तरीके से ओपन हो जाता है, दिख रहा है, इस तरीके से खुल जाता है। तो इसको हम स्टोमेटा ओपन बोलेंगे। और ये कब होता है, व्हेन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टेक्स प्लेस इनसाइड द गार्ड सेल टेक्स प्लेस, द स्टोमेटा ओपन्स। इस तरीके से उसमें गैसियस एक्सचेंज भी होता है और फिर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होने लगता है। तो स्टोमेटा हमारा तब ओपन होता है जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करने लग जाता है। अब मैं अगर ऐसे स्टोमेटा की बात करूं जो बेचारा पिचक करके बंद हो गया है, सपोज करो ये मेरा जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा जो है ये क्लोज्ड है, इट इज क्लोज्ड। तो अब क्या हो रहा है, पानी इसके अंदर से पानी बाहर जा रहा है। अब पानी जो है गार्ड सेल के अंदर, ये हमारे गार्ड सेल है, अब गार्ड सेल के अंदर से पानी बाहर जा रहा है, गार्ड सेल के अंदर से पानी बाहर जा रहा है। तो बाहर जाने की वजह से क्या हो जाता है, वो बिल्कुल पिच्चू हो जाता है और आपका स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है। इस तरीके से क्लोज होने की वजह से आपका स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो ऑल अबाउट जो मूवमेंट होती है गार्ड सेल के अंदर वो आपकी कंट्रोल करती है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को। अगर पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और अगर पानी गार्ड सेल के बाहर मूव कर रहा होता है तो स्टोमेटा आपका बंद हो जाता है। बस इतना सा आंसर है। अगर ब्लड कोई भी लीकेज होती है तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वहां पर जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं और उस लीकेज को बंद कर देती हैं। तो मेनली प्लेटलेट्स की वजह से आपका ये रिस्पॉन्स, आपका जो लीकेज होता है वो बंद हो जाता है। अब अगर मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, जो स्टोमेटल पोर होता है वो एनलार्ज तब होता है जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और बंद तब होता है जब गार्ड सेल्स के अंदर से पानी बाहर निकलने लग जाता है, तो वो श्रिंक हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एक्चुअली ओपन्स एंड क्लोजेस द स्टोमेटा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 5 मार्कर्स के क्वेश्चन। अब ये हमारे कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हैं। वी हैव 5 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्कर्स। ठीक है, 4 मार्कर्स हमारे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर द केस बेस्ड क्वेश्चंस। देखो केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आपके कंसेप्ट को चेक करेंगे कि आपको उस चैप्टर में से समझ में कितना आया है, आप उन कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मेन वो आपका यही चेक करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, हमको केस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, उस केस में आप अपने उस पैराग्राफ को चेकआउट कर सकते हो। चलो तो चेक करते हैं भाई, इतना बड़ा केस क्वेश्चन तो हम पढ़ने से रहे, लेकिन हम इसका आंसर जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि अगर इफ 10,000 जूल सोलर एनर्जी, 10,000 जूल की सोलर एनर्जी आपके ग्रीन प्लांट के ऊपर फॉल कर रही है, तो कितना % जो सोलर एनर्जी होती है वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपका 10% लॉ नहीं अप्लाई हो रहा है। 10% लॉ बस इतना बोलता है कि जितना भी आपका फूड प्रिपेयर हुआ है उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्लांट के बारे में ही पूछ लिया है कि प्लांट ने उस 10,000 जूल की सोलर एनर्जी से कितना खाना बनाया होगा। तो लेट मी टेल यू, इस 10,000 जूल की एनर्जी में से सिर्फ 1% एनर्जी होती है जो कि आपकी केमिकल सनलाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अगर मैं 1% की बात करूं तो 1/100 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 10,000 जूल से तो 1, 2, 3 और 4, तो सिर्फ 100 जूल ऑफ खाना, आपका 100 जूल ऑफ खाना फूड जो है प्लांट आपका प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस 100 जूल में से सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। तो 100 का अगर आप 10% निकालोगे तो अगेन आपका सिर्फ 10 जूल की एनर्जी आपके प्लांट में से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, जो कि आपके क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे कि घास जो है प्लांट हो गई, प्लांट में 100 जूल का खाना बनाया, अब उस घास को जो काऊ खा रही है उसके अंदर सिर्फ 10 जूल की ही एनर्जी जाएगी। तो ये आपका नेक्स्ट जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके लिए लॉ है। लेकिन अगर आपका ये पूछा जाएगा कि लाइट एनर्जी को यूज करके कितना खाना कितना प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, तो सिर्फ 1% ही लाइट होती है जिसको यूज करके। अगर इन केस में यहाँ पे 10,000 की
जगह 20,000 दिया होता, सपोज करो 20,000 दिया होता, तो 20,000 का सिर्फ 1% ही प्लांट यूज करता है खाना बनाने के लिए। 20,000 में से सिर्फ 1% ही सनलाइट वो यूज कर पाता है खाना बनाने के लिए, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मिस्टर एक्स जो है आपका वो योगर्ट कर्ड खा रहा है, दही खा रहा है, तो फॉर दिस फूड intake in a food chain he should be considered as occupying which tropic level। यहां पे होगा occupying which tropic level, ठीक है, ऑक्यूपाइंग विच ट्रॉपिक लेवल। अगर आपका दही मिस्टर एक्स खा रहा है तो वो उस फूड चेन में किस ट्रॉपिक लेवल पे होगा। चलो तो बताती हूं, देखो थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं कर्ड की, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, इट्स अ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इट्स अ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। तो अगर अब मैं एक फूड चेन बनाऊं तो यहां पे आएगा सबसे पहले प्लांट, प्लांट को कौन खाता है, काऊ खाती है, काऊ से हमें क्या मिलता है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, काऊ से हमें क्या मिलता है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। इस मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट को कौन खा रहा है, एक ह्यूमन खा रहा है, या कह सकते हो मिस्टर एक्स खा रहा है। कौन खा रहा है, कह सकते हो मिस्टर एक्स खा रहा है, सपोज करो। तो प्लांट हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्लांट हमारे क्या हो गए, दीज आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। काऊ क्या हो गई हमारी, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हो गई, और मिस्टर एक्स क्या हो गए, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो गए। तो मिस्टर एक्स क्या हो गए, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ गए, क्यों, क्योंकि वो क्या खा रहे हैं, काऊ बेस्ड प्रोडक्ट खा रहे हैं। काऊ बेस्ड प्रोडक्ट मतलब काऊ से जो मिल्क जनरेट होता है वो होता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, तो वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का खाना खा रहे हैं, तो मतलब वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ रहे होंगे। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट हो गया, प्लांट को काऊ खा रही है, काऊ से हमको दूध मिलता है, दूध से ही दही बनती है, तो दही जो हो गई सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आ रही है। इस दही को कौन खा रहा है, मिस्टर एक्स खा रहे हैं, तो मिस्टर एक्स जो हो गए थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए आपके, क्योंकि फर्स्ट कंज्यूमर आपकी काऊ हो गई, काऊ क्योंकि प्लांट को खा रही है, तो प्लांट प्रोड्यूसर हो गया, काऊ जो हो गई आपकी सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गई, उस सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई। उस सेकेंडरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम कर रहा है, उसके बेस्ड प्रोडक्ट को जो कंज्यूम कर रहा है, उसको हम सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स कहेंगे, जो कि आपके ये हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर तो भूल गई, तो काऊ हो गई आपकी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के खाने को ह्यूमन खा रहा है, तो मतलब वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ गया, ठीक है, बस इतना सही इसमें लिखा हुआ है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, अगेन भाई इतना बड़ा सा क्वेश्चन तो हम पढ़ने नहीं वाले हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। भाई फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब मैं बात करूं प्लेसेंटा की, तो ये एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस और मटेरियल एक्सचेंज में बिटवीन द मदर्स ब्लड एंड द फीटस। मदर और फीटस ब्लड में जो गैसेस का या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है वो प्लेसेंटा की वजह से होता है। What are the different parts of the female reproductive system? पेयर ऑफ ओवरीज होता है कि नहीं, पेयर ऑफ ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, एक यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वजाइना होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, वजाइना एंड सर्विक्स। इट इज अ स्पेशल टिश्यू प्लेसेंटा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मदर्स ब्लड में से डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा ही नाम ओविडक्ट होता है, ठीक है। मूविंग अहेड विद द 8th नंबर वाला क्वेश्चन कि प्योर ब्रीड प्लांट जो पी प्लांट है उसकी स्मूथ सीड है जो कि डोमिनेंट है। स्मूथ सीड है तो हम एसएस ले लेते हैं, कैपिटल एस, वर क्रॉस्ड विद द प्योर ब्रीड। प्योर ब्रीड मतलब होमोजाइगस की बात हो रही है, रेसेसिव रिंकल्ड सीड के साथ। राउंड और रिंकल्ड सीड की बात हो रही है तो मैं इनका नॉर्मल ही वाला नाम ले रही हूं जो हम यूज करते हैं, कैपिटल आर राउंड सीड्स हो गए आपके, स्मूथ सीड जिनको हम बोलते हैं, और स्मॉल आर आपके रिंकल्ड सीड हो गए, ठीक है, स्मॉल आर रिंकल्ड सीड हो गए।
अब उनको सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया F1 जनरेशन के बाद, फिर उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F2 जनरेशन के लिए। तो भाई इसमें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम बनाएंगे। हमने कैपिटल आर डोमिनेंट के लिए ले लिया जो कि हमारा राउंड था, स्मॉल आर हमने रिंकल्ड के लिए ले लिया जो कि हमारा कैसा था, रेसेसिव था। यहाँ से गैमीट की फॉर्मेशन करो तो कैपिटल आर हो गया, यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन करो तो स्मॉल आर हो गया। यहाँ से दोनों को आप क्रॉस करवाओगे, क्रॉस पॉलिनेशन, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब यहाँ पे सारे के सारे सीड कैसे हो गए, स्मूथ सीड हो गए, राउंड सीड हो गए, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था। अब इसको हमें क्या करवाना है, सेल्फ क्रॉस करवाना है। तो एक पनेट स्क्वायर बना लिया जाए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हो गई आपकी F2 जनरेशन, ये क्या हो गई आपकी F2 जनरेशन और ये क्या हो गई आपकी F1 जनरेशन। तो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द F1 जनरेशन इन प्लांट। सारे कैसे प्लांट्स थे, राउंड या फिर स्मूथ प्लांट्स थे, सारे के सारे कैसे प्लांट थे, राउंड और स्मूथ प्लांट्स थे, ठीक है, राउंड और स्मूथ सीड्स थे, सॉरी, ठीक है, ओके। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है, कितना रेशियो मिलता है, 1:2:1 का फिनोटिपिक रेशियो मिलता है, जिसमें एक आपका स्मूथ सीड होंगे, दो आपके हेट्रोजाइगस स्मूथ सीड्स होते हैं। हेट्रोजाइगस मतलब उसमें टॉल वाला स्मूथ वाला भी जीन गया होता है और रिंकल्ड वाला भी जीन, दो हेट्रोजाइगस होते हैं आपके, और एक आपका प्योर क्या होता है, प्योर रिंकल्ड प्लांट होता है, प्योर रिंकल्ड प्लांट होता है। देखा था, ये देखो, ये क्या हो गया, स्मूथ हो गया, स्मूथ होमोजाइगस स्मूथ हो गया, ये आपका हेट्रोजाइगस स्मूथ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, और ये आपका अगेन आपका कैसा रिंकल्ड प्लांट हो गया, और ये आपके पेरेंटल ट्रेट है। ये तो देख रहे हो आपके पेरेंटल ट्रेट है, देख रहे हो, ये देखो, ये और ये देख रहे हो कि पेरेंटल ट्रेट है, सिमिलर है पेरेंटल ट्रेट, ठीक है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव 1:2:1 का फिनोटिपिक रेशियो मिलता है। आया समझ में, चलो मूविंग अहेड विद द 9th नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट ऑर्गन फॉर द एड्रेनलिन हार्मोन, हार्ट, भाई हार्ट, विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, भाई थायरॉक्सिन है ना। What is the function of thyroxine to control your metabolism? Metabolism मतलब आपका बॉडी में जो काम हो रहा होता है, आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल काम हो रहा होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। नेम द हार्मोन रिलीज बाय द ओवरीज, प्रोगेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन आपकी ओवरी रिलीज करती है, ठीक है। तो भाई हार्ट हमारा सबसे टारगेट ऑर्गन होता है एड्रेनलिन का, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कैसे यूज होगा, फैट कैसे यूज होंगे, प्रोटीन कैसे यूज होंगे, इसको कंट्रोल करने का काम थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10th नंबर वाला, व्हाट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन सॉरी ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वही तो होता है जो कि यीस्ट में होता है, किसमें होता है, इट अकर्स इन द यीस्ट। नेम एक्सप्लेन द प्रोसेस विच व्हाट हैपेंस इन लैक्टिक सेल्स, भाई लैक्टिक मसल सेल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, क्या बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें आपका जो पायरुवेट होता है वो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ O2 में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एनर्जी जो होती है आपकी एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जब इकट्ठा हो जाते हैं तभी आपको मसल पेन होने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी को कम ऑक्सीजन की सप्लाई मिली, ठीक है। इन विच फॉर्म ऑफ आवर बॉडी यूज द एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में यूज करती है, एटीपी के फॉर्म में। Why there is a faster breathing rate of aquatic animals than the terrestrial animals? अब देखो भाई ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ब्रीदिंग रेट एक्वाटिक प्लांट्स की इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो लोग क्या हो करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को, जो पानी में मिली हुई ऑक्सीजन है
उसको इनहेल करते हैं। ठीक है, पानी में जो मिली हुई आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो काफी ज्यादा कम अमाउंट में होती है, तो कम अमाउंट में ऑक्सीजन होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी जल्दी तेज तेज सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग रेट कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है, ज्यादा होती है। और डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी में काफी लो होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, देयरफॉर एक्वाटिक एनिमल्स हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट। सिंपल। ओहो, चलो तो भाई सेशन पसंद आया हो तो जरा फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस सेशन को शेयर भी कर देना फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे सारे ऐसे अमेजिंग सेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। अगर आपको प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है तो मैम ऐसे ही डे टू डे अमेजिंग से सेशन लेकर के आ रही हैं, तो मेक श्योर करना कि आप उसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपसे सेशन मिस आउट ना हो जाए। चलो तो फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।